तो हमने डिस्कस किया था बोडे प्लॉट फॉर फाइनाइट पोल। फाइनाइट पोल के लिए हमें जो बोडे प्लॉट जो मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था। अगर इसका हम लोग फेस प्लॉट कंसिडर करें तो जो फेस प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेगी फेस एंगल जी एच जी ओमेगा, और जो एक्स एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लॉग ओमेगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कर्सर की टिप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, जो स्लोप होती है वो चेंज हो जाती है, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ज़ीरो। तो जो ज़ीरो मैग्नीट्यूड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ज़ीरो, और जब मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है तो उस केस में जो फेस होगा वो भी होगा ज़ीरो। तो जो फेस होगा वो भी होगा ज़ीरो, जो कि हमें ये वाली शेडेड लाइन इंडिकेट कर रही है। हमें पता है फेस प्लॉट हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था बोडे प्लॉट की वीडियो में। इंट्रोडक्शन ऑफ बोडे प्लॉट वो वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो फेस प्लॉट होता है वो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो होता है तो उस केस में जो फेस प्लॉट होता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है 0 डिग्री के एंगल से। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्लोप है वो है 1, जो स्लोप होगी वो होगी -20 dB पर डिकेड, और जब स्लोप -20 dB पर डिकेड होती है तो उस केस में हमें पता है जो एंगल होता है वो होता है -tan π/2, मतलब -90 डिग्री। तो जो हमारा जो एंगल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो फेस होगा फेस प्लॉट वो कुछ इस तरीके से होगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया ये है फेस प्लॉट। अगर हम लोग एक्चुअल प्लॉट ड्रॉ करें तो जो एक्चुअल प्लॉट है वो हमें ये वाली कर्व लाइन इंडिकेट कर रही है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एरर इन बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट में जो एरर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और एसिम्प्टोटिक वैल्यू, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरर। हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी जो कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम होती है। फ्रीक्वेंसी जो कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम होती है तो उस केस में जो स्लोप होता है वो होता है 0 dB पर डिकेड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, और जो फेस होता है वो होता है ज़ीरो। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो उस केस में जो स्लोप होता है वो होता है -20 dB पर डिकेड, और जो फेस होता है वो होता है -n × π/2। तो जो डिफरेंस होगा एक्चुअल वैल्यू और एसिम्प्टोटिक वैल्यू के बीच का वो होता है एरर। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने कुछ इस तरीके से प्लॉट हमने कंसीडर किया था। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से प्लॉट, यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट था वो कौन सा प्लॉट था, वो हमारा एसिम्प्टोटिक प्लॉट था जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट था वो था बेसिकली एक्चुअल प्लॉट। तो एक्चुअल प्लॉट और जो एसिम्प्टोटिक प्लॉट है, यहाँ पर ये एक्चुअल प्लॉट और ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं एरर। यहाँ पर हमने जो फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हुए चला था उसको हमने बेसिकली बोला था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और हमने ये डिस्कस किया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होता है वो होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला प्लॉट और यहाँ पर ये वाला प्लॉट, ये वाला प्लॉट एक्चुअल प्लॉट, यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट है वो है एसिम्प्टोटिक प्लॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों प्लॉट के बीच में अगर हम लोग वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें इंडिकेट करेगा एरर कितना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो एरो की जो टिप है आप इसको केयरफुली नोटिस करो। एरो की जो टिप है उसको यहाँ पर ये वाली हमने वर्टिकल लाइन कंसीडर करी, और यहाँ पर ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर ये वाली जो वर्टिकल लाइन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरर होगा वो कम होगा, जिसको भी हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो वर्टिकल लाइन है वो ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट को भी कट कर रही है, और ये जो एसिम्प्टोटिक प्लॉट है यहाँ पर ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन या फिर ये वाली वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन को अगर कंसीडर करें तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, किसका मैग्नीट्यूड, ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट का मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोटिक वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो वर्टिकल लाइन है उसका जो दूसरा एंड होगा वो ये एक्चुअल प्लॉट को इंटरसेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा वो हमें इंडिकेट करेगा एक्चुअल वैल्यू या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल वैल्यू और एसिम्प्टोटिक वैल्यू कंसीडर करेंगे ना, तो उसका मतलब
क्या है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे और वो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें जो मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोटिक वैल्यू। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली वर्टिकल लाइन ये एक्चुअल प्लॉट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगी और वो पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा या एक्चुअल प्लॉट का उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर होगी और यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पर होगी। मान लेते हैं ω1 फ्रीक्वेंसी पर है और वो बराबर में 0.5 डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब हम लोग एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन -20n log √1 + ω2 ω t और यहाँ पर पावर में स्क्वायर। यहाँ पर ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पोल्स। सिमिलरली अगर हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के लिए अगर हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन -tan इनवर्स ω t। तो यहाँ पर हमें सिंपली प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर तो बहुत हद तक के क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो आपको बता देगा एरर कितना होगा। यहाँ पर एरर ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरर कम होगा। और जैसे ही हम लोग ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अबाउट मूव करते जाए तो जो एरर होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएगा। मगर इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझेंगे क्योंकि मैथमेटिकल इंट्यूशन ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ω1 जो कि बराबर में 0.5 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालें तो जो एक्चुअल वैल्यू जो होगी उसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा ये वाला रिलेशन। तो जब हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई टी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएंगे एक्चुअल वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी -20 × 1। यहाँ पर ये जो n है वो हमें इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स अगर 1 है तो n की जगह पुट कर देंगे 1। तो n की जगह आ जाएगा हम 1 और यहाँ पर हमें मिलेगा log √1 + 0.5 × t डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से t कैंसिल, यहाँ से t कैंसिल, तो हमें जो एक्चुअल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -20 log √1.25। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी -0.96 dB। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो कर्सर की जो टिप है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा एक्चुअल वैल्यू का वो होगा -0.96 dB। सिमिलरली अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक वैल्यू फाइंड आउट करें तो एसिम्प्टोटिक वैल्यू के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है वो है 0, जो कि हमें ये पूरी शेडेड लाइन इंडिकेट कर रही है, डार्क शेडेड लाइन हमें इंडिकेट कर रही है 0 मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करें 1 डिवाइडेड बाई टी से पहले, उसके लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0, तो जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू होगी वो होगी 0। तो जो एरर होता है वो होता है डिफरेंस इन बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस एसिम्प्टोटिक वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो है -0.96 और अगर हम लोग एसिम्प्टोटिक वैल्यू कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा -0। तो इसके आगे हमें मिल जाएगा -0.96 dB। तो जो एरर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है -0.96 dB। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो एरर जो मिल रहा है वो है -0.96 dB। सिमिलरली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरर। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर एरर फाइंड आउट करने हमें कंसिडर करना होगा एक्चुअल वैल्यू और एसिम्प्टोटिक वैल्यू। एसिम्प्टोटिक वैल्यू ऑब्वियसली 0 होने वाली है। तो अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू -20 log √1 + ओमेगा की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो फ्रीक्वेंसी थी हमने डिस्कस किया था वो थी 1 डिवाइडेड बाई टी। तो 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे पावर में स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से टी कैंसिल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 टी है, एक यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो हमें मिल जाएगा -20 log √2। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएंगी एक्चुअल वैल्यू जो कि होगी -3.01 dB। और सिमिलरली जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू होगी वो होगी 0। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहला जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो एरर जो मिलेगा वो मिलेगा -3.01 -0, तो हमें मिल जाएगा एरर -3 dB का। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमें जो एरर जो मिल रहा है वो मिल रहा है -3 dB। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए जो एरर है वो है -3 dB, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है -0.96 dB के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होता है वो मैक्सिमम होता है और हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अबाउट अगर हम लोग मूव करते जाए तो जो एरर होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है।
तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर एरर मैक्सिमम क्यों होता है, उसका अगर हम लोग रीज़न देखें, बेसिक जो रीज़न होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1/t, जो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी 1/t। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले हमने कंसिडर किया था जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ पर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कम होगी, मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे ही हम लोग ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, जैसे उसके हम लोग क्लोज जाते जाए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम थोड़ी होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेशन होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी कम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कम कंसीडर कर सकते हैं, मगर जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो एरर होगा वो भी इंक्रीज़ करते जाएंगे, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होगा वो मैक्सिमम होगा, और सिमिलरली जो एरर होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर रिमेन मैक्सिमम एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर जो एरर होता है वो मैक्सिमम होता है। एरर रिमेन मैक्सिमम एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव अबाउट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और जो एरर होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है जैसे हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अबाउट मूव करते जाए।